हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत। पेन पेपर सॉल्यूशन नामक चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये है फिजिकल केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसे हम लोग एक एक पॉइंट थोरोली रिवीजन करेंगे और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा नीट 2024 के लिए। तो हम लोग एक एक पॉइंट को रिवीजन करेंगे और इसमें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं खासकर उस पोर्शन को बहुत डीप तरीके से याद करा के मैं यहाँ से आपको भेजूंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एक मिनट भी स्किप नहीं करना। हम इस वीडियो को पूरा करेंगे और उसके बाद हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे और क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो इजी तरीके से बनने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का हमारा नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहले आता है एटम। अब हम लोग इस चैप्टर में एक एटम के स्ट्रक्चर को देखेंगे। एटम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे जितनी भी चीज़ें आप देखते हो, जितने भी ब्रह्मांड में आप चीज़ें देखते हो, सारे एटम से मिलके बने हुए हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए, एटम्स को सबसे पहले जब डिस्कवर किया गया था तो बोला गया था कि एटम को अब तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ उसमें हमें पता लगा कि एटम्स के अंदर भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसके हिस्ट्री को हम पढ़ने नहीं जाएंगे क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो हिस्ट्री को हम टच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें याद रखने वाली चीज़ें जो है वो हम मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि चार्ज बट्टे मास, किसी भी चार्ज और उसके मास का रेशियो को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इसके मास को हम लोग रख दें तो हमें क्या मिलेगा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज हमें निकालना है तो प्रोटॉन का चार्ज रखेंगे और मास रखेंगे तो हमें स्पेसिफिक चार्ज देखने को मिलेगा, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है तो इसका स्पेसिफिक चार्ज 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या सीन है, तो इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग सबसे पहले क्या रखा, चार्ज रखा। ठीक है, और उसका मास रखा तो हमें ये मिला कि इसका जो स्पेसिफिक चार्ज है वो है 1.7 इंटू 10 का पावर 11 कूलम्ब पर केजी। ठीक है, ये हमारा चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो वैल्यू आया। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन के लिए। ये सीधा वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना कि 1.7 इंटू 10 का पावर 11 कूलम्ब पर केजी। एक बात याद करने की कोशिश रखना, एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये वोल्टेज पे और नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन को, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरा था, उसके नेचर पे ये डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना कि जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के समय डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमने गैस भरे थे वो उसके नेचर पे इसका स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और हमने जो बैटरी लगाए थे वो स्पेसिफिक चार्ज उसके बैटरी के वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा होता है। क्लियर है? तो E/M जो होगा अपना किस पे डिपेंड करेगा, बैटरी के वोल्टेज पे, जो कि हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने हाई वोल्टेज बैटरी लगाया था। अगर बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दें तो E/M रेशियो जो होगा, स्पेसिफिक चार्ज जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए प्रोटॉन का क्या सीन है। ठीक है, प्रोटॉन का सीन ये है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है,
प्रोटॉन अपना पॉजिटिवली चार्ज होगा और इसका जो रेशियो होगा किसका, स्पेसिफिक चार्ज, मतलब E/m। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होगा E/m, E/m। रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9.58 × 10⁻7 कूलम्ब पर kg। ये भी सीधे पूछ लिया जाएगा प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज, तो आप निकाल भी सकते हैं और बेहतर होगा आपको याद होगा तो, क्योंकि वहाँ पर निकालने जाइएगा तो वहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है आपको, और अगर आप समझ लेते हैं और याद हो जाता है तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि देखते ही आप टिक कर दीजिएगा। तो E/m यानी कि स्पेसिफिक चार्ज होगा 9.58 × 10⁻7 कूलम्ब पर kg, और ये जो अपना इलेक्ट्रॉन था उसका स्पेसिफिक चार्ज था 1.7 × 10⁻11 कूलम्ब पर kg। क्लियर है। और ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा था। जब प्रोटॉन का हमने एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो उसमें ये देखा गया कि इसका जो स्पेसिफिक चार्ज है वो अपना डिपेंड कर रहा था किस पे, गैस के नेचर पे। जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरे थे उसके नेचर पर ये डिपेंड कर रहा था। ठीक है। तो प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज देखा जाए, यानी कि चार्ज बटे मास रेशियो देखा जाए, तो ये मास ऑफ गैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मास ऑफ गैस बढ़ा देंगे हम लोग तो E/m रेशियो जो होगा वो घट जाएगा। ठीक है। E/m रेशियो प्रोटॉन का सेम होगा, इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज ऑफ बैटरी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का भी अपना स्पेसिफिक चार्ज वोल्टेज ऑफ बैटरी पे डिपेंड कर रहा है, और प्रोटॉन का भी स्पेसिफिक चार्ज अपने वोल्टेज ऑफ बैटरी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। ये मास ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन प्रोटॉन में एक चीज़ हुआ कि मास ऑफ गैस पे स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड करने लगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक और हम जोड़ लेते हैं अल्फा पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ये वाला चार्ज था जो वो नेगेटिव में था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग नेगेटिव में लेते हैं, और इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है। अब देखिए इसका RC जो होगा, ठीक है, RC यानी कि रिलेटिव चार्ज। ठीक है। रिलेटिव चार्ज इसको बोलते हैं, वो -1 होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग -1 लेते हैं। ठीक है। किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो उस पे चार्ज आता है नेगेटिव। क्लियर है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होगा वो -1 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर मास का अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का तो बहुत कम होता है, 9.1 × 10⁻31 kg में होता है। ठीक है। अब इसको ग्राम में आप चेंज कर सकते हैं, ग्राम में चेंज कर दीजिएगा तो 3 कम कर लीजिएगा तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा, यानी कि 28 के आसपास आएगा। ठीक है। 9.1 × 10⁻28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये रिलेटिव मास का बात करें किसके, प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन जो होता है 1/1837 होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन करेंगे, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन्स को डिवाइड करेंगे 1837 से, तब अपना आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिलेटिव मास है, यानी कि बहुत 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 कम होता है। किसके तुलना में, प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन के मास बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है। अब प्रोटॉन का बात करते हैं। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है। और इसका वैल्यू जो होगा चार्ज का सेम होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा। इसका रिलेटिव चार्ज देखा जाए तो +1 होगा, और मास देखा जाए तो 1.67 × 10⁻−27 kg होगा, और ये है 9.1 × 10⁻−31 kg, यानी कि 30 बढ़ा दो, 340, अगर 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके इसके वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है। अब देखिए इसका रिलेटिव मास 1 होगा। ठीक है। इसका मास याद रखिएगा किसका, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का। ये टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। न्यूट्रॉन का देखा जाए तो चार्ज 0 होगा,
रिलेटिव चार्ज भी जीरो ही होगा और इसका मास देखा जाए तो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो 1.67 × 10⁻27 kg इसका भी मास होगा और रिलेटिव मास इसका 1 मान के हम लोग चलते हैं। अब एक आता है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है? तो हीलियम को जब हम लोग आयोनाइज करते हैं और उसका इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर? जब हम लोग हीलियम में से, ठीक है, He+2 कर देंगे तो ये मिलेगा हमें अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये मिलेगा अल्फा पार्टिकल्स और इसका चार्ज जो होगा वो दुगुना होगा, ठीक है, प्रोटॉन के चार्ज से दुगुना होगा क्योंकि हम लोग दो इलेक्ट्रॉन इससे गायब कर चुके हैं तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन होता है, उसका चार्ज इस पर आ जाता है, उसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स मतलब इसमें 2 प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा, 2 प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स का मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब चार्ज देखें तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो चार्ज का वैल्यू आ जाएगा, प्रोटॉन के चार्ज से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो चार्ज का वैल्यू आ जाएगा। फिर अगेन इसका +2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 चार्ज है। मास देखा था तो 4 गुना हो जाएगा, किसके? प्रोटॉन के मास के 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है और 2 प्रोटॉन होता है तो 4 गुना हो जाएगा, 1 प्रोटॉन के 4 गुना हो जाएगा और इसका रिलेटिव मास जो होगा 4 होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए हमें एटम्स के बारे में पता चल गया, ठीक है, एटम्स के चार्ज के बारे में पता चल गया कि कैसे चार्ज होते हैं। अब कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं चला। तो इसको एग्जैक्टली पता लगाने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या एक्सपेरिमेंट किया था उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम में आने वाला नहीं है। हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या रिजल्ट मिला, ठीक है। सबसे पहले हमने पता लगा लिया रेडियस ऑफ एटम, फिर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ एटम और न्यूक्लियस का वॉल्यूम और एटम के वॉल्यूम से फ्रैक्शन। क्लियर है? इन सारे चीज़ों को हमने पता लगाया, ठीक है। सबसे पहली बात कि रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है और इसी 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है, या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। यानी कि रेडियस ऑफ एटम को हम लोग एंगस्ट्रॉम में भी काउंट कर सकते हैं, मीटर में भी काउंट कर सकते हैं और सेंटीमीटर में भी काउंट कर सकते हैं। तो ये रेडियस ऑफ एटम था 1 एंगस्ट्रॉम। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का बात करें तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो था 1 FM था, यानी कि फर्मी मीटर, ठीक है। 1 न्यूक्लियस के रेडियस को देखा गया तो कितना था 1 फर्मी मीटर और ये कितने के बराबर था 10⁻⁻15 मीटर के बराबर था और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻13 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जब हमने निकाला, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जब निकाला तो ये था 1.4 × 10⁻⁻13 और ये जो है एटॉमिक मास है और इसका पावर 1/3 था और ये सेंटीमीटर में आ रहा था, ठीक है। तो जो ये जो है वो एटॉमिक मास है किसका? मेटल फॉयल का, जो रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉयल का, ठीक है, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो गोल्ड फॉयल यूज किया था उस मेटल का एटॉमिक मास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो उस मेटल का एटॉमिक मास जब हम लोग रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमें क्या मिलेगा? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकाल सकते हैं। न्यूक्लियस का अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम जो होगा, ठीक है, वॉल्यूम जो होगा ओ स्फीयर के वॉल्यूम, न्यूक्लियस को हम लोग उस एक्सपेरिमेंट से स्फीयर मान के चला था, ठीक है, एक स्फीयर मान के चला था। तो उसका हमने क्या किया, कैसे निकाला? तो वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 जैसे स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं वैसे ही हम लोग निकालेंगे।
4/3 पाई और आर न्यूक्लियस मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अगर रखते हैं और उसका क्यूब कर देते हैं तो ये हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग इसमें डाल देंगे तो ये मिल जाएगा हमें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जो कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और हम लोग अगर इसका रेडियस डाल देते हैं तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा किसका, अपना न्यूक्लियस का। अब देखिए यहाँ पर जब हमने क्यूब किया तो इसका क्यूब करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, और ये एटॉमिक मास रह जाएगा, और यहाँ पर 3 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होता है, और इसको हम लोग क्यूब कर लेंगे, और जब इस सारा मल्टीप्लाई करके करेंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग एटम्स को भी स्फीयर मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस एटम को स्फीयर मान के चलते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के तहत। तो ये अपना 4/3 पाई आर रेडियस ऑफ एटम रख देंगे और क्यूब कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, अब फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस टू एटम, अब एटम का हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे न्यूक्लियस और पूरे कंप्लीट एटम से, तो वो हमें आ जाएगा 10⁻⁻15। ठीक है, ये रिलेटिव है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म और इसमें ये टर्म, ठीक है, दोनों कांस्टेंट है, कट जाएंगे, तो न्यूक्लियस का रेडियस का क्यूब बटे रेडियस ऑफ एटम के क्यूब कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा क्या, फ्रैक्शनल वैल्यूम ऑफ न्यूक्लियस टू एटम। ठीक है, जिसका वैल्यू होगा 10⁻⁻15। ये इससे ये साबित हुआ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, वो एटम्स के वॉल्यूम से बहुत 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 छोटा है। जैसे एक प्लेग्राउंड है और प्लेग्राउंड, बड़ा सा प्लेग्राउंड के बीच में एक छोटी सी फुटबॉल रखी हुई है, उतना छोटा वॉल्यूम होता है किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, और सब बहुत बहुत उसी के अंदर कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं क्या, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट की थी गोल्ड फॉयल पे, तो वहाँ से उसने पता लगाया अल्फा पार्टिकल्स जो था, बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स लगभग वापस लौटे थे। ठीक है, वो गोल्ड फॉयल से टकरा के, बाकी सारे अल्फा पार्टिकल्स जाके स्क्रीन पे टकरा रहे थे, इसको क्रॉस करके, किसको, अपने गोल्ड फॉयल को क्रॉस करके जो आगे स्क्रीन लगा हुआ था उस पर टकरा रहे थे। 20,000 में से एक जो था वो वापस टकरा के लौट रहा था। ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा। क्लियर है? अब हम लोग पता करेंगे कि वो जो टकरा रहा था और वापस आया वो कितने नज़दीक चला गया था, एटम के कितने नज़दीक पहुंचा था, उसको हम लोग यहाँ से पता लगाएंगे। तो यहाँ पर जब हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स को भेजा तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स गया और कुछ ये एटम है अपना, और कुछ समय यहाँ के जाने के बाद ये वापस लौट गया। ठीक है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स गया और यहाँ पे वापस लौट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल जो था पॉजिटिवली चार्ज था और यहाँ पर न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज था। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करते हैं। जब ये न्यूक्लियस पे जा रहा था, इधर से कहीं से जाता तो इधर चला जाता, इधर से कहीं से जाता तो इधर चला जाता, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस इसको रिपेल नहीं कर रहा था, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिपल्सन हो रहा था। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये गया और इसको धक्के मार दिया किसने, न्यूक्लियस ने, और फिर ये वापस लौट गया। अब ये कहाँ तक पहुँचा था, इस न्यूक्लियस के कितने पास तक पहुँचा था, ये हमने पता लगाया। ठीक है, तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 12 mu का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स का मास है और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स का वेलोसिटी है। तो ये हमें 12 mv² से हमें काइनेटिक एनर्जी किसका, अल्फ़ा पार्टिकल्स का मिल जाएगा। याद रखना, ये मास किसका होगा, अल्फ़ा पार्टिकल्स का, और वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से अल्फ़ा पार्टिकल्स को फेंका गया था वो होगा। अब इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी है अल्फ़ा पार्टिकल्स का, ठीक है, उतना ही एनर्जी न्यूक्लियस लगाया होगा तो ही इसको रोक पाया होगा। ठीक है, अब उतना एनर्जी इसके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखिए के एक कांस्टेंट होता है। हम जब हम लोग पढ़ेंगे
चार्ज पे, तो वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर, 12th के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तो वहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था बटे यहाँ पर न्यूक्लियस का चार्ज था r² था, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब हमने ये काइनेटिक एनर्जी किसके एनर्जी के बराबर हो जाए, इसके एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, तो ही ये रिपेल कर सकता है। तो ये हमारा वैल्यू कुछ आया 2kZe² बटे r²। अब यही रेडियस जो है, ये जो आपको रेडियस दिख रहा है, r दिख रहा है, यही क्लोजेस्ट अप्रोच है जहाँ तक ये पहुँच पाया था। ये अल्फ़ा पार्टिकल जहाँ तक पहुँच पाया था, यही r है, ये वाला। ठीक है, r क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब हम लोग वैल्यू रख देंगे तो कितना नज़दीक गया था ये हमें मिल रहा होगा। ठीक है, k का वैल्यू रखेंगे, फिर z का वैल्यू रखेंगे, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो अब हमें ये वैल्यू मिल जाएगा कि कितना नज़दीक अल्फ़ा पार्टिकल्स पहुंच गया था। तो ये फार्मूला आप याद रखना, ये फार्मूला डायरेक्ट आपसे पूछ दिए जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स चाहिए तो v अल्फ़ा और ये सारे टर्म को इधर लाएंगे और फिर रूट अंडर कर लेंगे, तो ये हमें वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स भी मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का 2 नेचर होता है। ठीक है, लाइट का कितने नेचर होता है, 2 नेचर होता है, एक वेव नेचर होगा और दूसरा पार्टिकल नेचर होगा। ठीक है, लाइट का 2 नेचर होता है, एक होगा वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब लाइट को बोल सकते हैं, लाइट ट्रेवल करता है वेव के फॉर्म में। ठीक है, वेव के फॉर्म में ऐसे 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 ट्रेवल करता है, और एक लाइट ट्रेवल करता है पार्टिकल्स के फॉर्म में। अब इसके दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग है, दोनों पे हम लोग स्टडी अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, वेव नेचर भी शो करता है लाइट, और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। जो सूर्य के किरण आता है, लाइट आता है, सनलाइट आता है, उस पर हम लोग वेव नेचर भी होता है उसमें, और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो देखिए, वेव नेचर पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ते हैं, और पार्टिकल नेचर में प्लैनेट क्वांटम थ्योरी आया, और वेव नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया। ठीक है, अब देखिए एनर्जी ऑफ जो लाइट आता है उसका एनर्जी जो होगा, अब hc/λ आएगा। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, h को बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम कांस्टेंट, और c को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, तो c बटे लैम्डा स्पीड ऑफ लाइट बटे वेवलेंथ करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट बटे वेवलेंथ, तो अब हमें ये मिलेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट बटे वेवलेंथ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगा, और ये h न्यू, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या है, न्यू है। देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिख चुका है कि लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है जो लाइट आ रहा है, और न्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, c स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा। अगर हमें वेव नंबर पता लगाना है, ठीक है, कितना वेव नंबर ऑफ वेव कितने हैं उस पार्टिकुलर लाइट में, तो हम लोग उसके वेवलेंथ से 1 से वेवलेंथ में डिवाइड कर देंगे, वेवलेंथ से 1 में डिवाइड कर देंगे, तो हमें वेव का नंबर मिल जाएगा। हमें पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बताइए वेव का नंबर क्या है, उसका वेवलेंथ दे के और पूछ दिया जाएगा वेव का नंबर बताइए। तो आप इजीली बता सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, तो हमें मिल जाएगा क्या, वेव का नंबर। और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताइए इतना नैनोमीटर का एक वेवलेंथ है, इसका वेव नंबर बताइए लाइट का। आप इजीली बता सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, इस पे जो स्टडी करते हैं, पहला है इंटरफेरेंस और दूसरा डिफ्रैक्शन। ठीक है, पहला हम लोग जो स्टडी करते हैं वो इंटरफेरेंस होता है और दूसरा डिफ्रैक्शन होता है, जो कि फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो था, मैक्स प्लैंक्स ने दिया था, और उसने बताया था कि जो हमारा लाइट है वो एक पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और जो एक पार्टिकल्स जो होता है वो फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी फोटोन के पार्टिकल्स पे आधारित था। ठीक है, जो लाइट ट्रैवल करता है वो फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और एक फोटोन का जो एनर्जी होता है h न्यू के बराबर होता है, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो जब हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से तो हमें एक फोटोन का एनर्जी पता लग जाएगा। वैसे ही 50 फोटोन को हमें पता लगाना है एनर्जी कितने हैं, तो n से 50 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 50 फोटोन्स की एनर्जी पता लग जाएगी। और ये फोटोन्स जो होते हैं हमेशा नेचुरल नंबर में होते हैं, ये फ्रैक्शन में नहीं होते हैं या फिर नेगेटिव में नहीं होंगे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकते। एक फोटोन का मतलब आधा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब भी रहेगा तो एक ही फोटोन रहेगा, उसको डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर हमें पता लगाना है एनर्जी ऑफ, ठीक है, बहुत सारे फोटोन्स का, तो नंबर ऑफ फोटोन्स से हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग लिख सकते हैं c/λ, तो ये हो जाएगा NhC/λ। अब हमें नंबर ऑफ फोटोन्स का यहाँ पे रख दो तो हमें उसका एनर्जी पता लग जाएगा। अब देखिए, अब जब हमें एनर्जी ऑफ 2 फोटोन्स का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है, 2 फोटोन्स के एनर्जी की रेशियो निकालना है, तो उसके फ्रीक्वेंसी पहला का एनर्जी बट्टे दूसरा का एनर्जी बराबर होगा पहला का फ्रीक्वेंसी बट्टे दूसरा का फ्रीक्वेंसी, या फिर दूसरा का वेवलेंथ बट्टे पहला का वेवलेंथ के बराबर होगा। देखो यहाँ पर वेवलेंथ इन्वर्सली है, तो जब यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर दूसरा वाला का वेवलेंथ रखाएगा, और यहाँ पर नीचे में दूसरा होगा तो नीचे में यहाँ पे पहला वाला का वेवलेंथ रखा जाएगा। तो हमें मिलेगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा मैक्सिमम बच्चों को कि यहाँ पर पहला वाला को रखें या फिर दूसरा वाला को रखें, यहाँ पे पहला वाला को रखें या फिर दूसरा वाला को। तो सिंपल इसको समझना, जब पहला का निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी जब हम लोग रखेंगे तो पहला वाला के सामने पहले वाला का रखेंगे और दूसरे वाला के सामने दूसरा वाला को रखेंगे, ठीक है। अगर हमें वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है, और एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है 2 फोटोन्स के बीच, तो उस केस में हम लोग अपोजिट करेंगे। जहाँ एनर्जी पहला वाला का है वहाँ दूसरे वाले का वेवलेंथ रखेंगे, और जहाँ दूसरे वाला का एनर्जी है वहाँ पहले वाले का वेवलेंथ रखेंगे। तो यहाँ पर एनटीए वाले कंफ्यूज करने की सोचते हैं बच्चों को, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इसका वैल्यू रखना है 6.626। इसका वैल्यू पूछ दिया जाता है तो इसका वैल्यू रखना 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड है, याद रखना, ये जूल है ये सेकंड है, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा जूल सेकंड होगा। अब देखिए इसके बारे में हम लोग इसका जो है इसका थ्योरी किस में पढ़ते हैं, ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है। तो इसके नेचर पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ते हैं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग लाइट के पार्टिकल नेचर पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर एक मेटल प्लेट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या किया, इस पर लाइट डाला, ठीक है। तो जब इंसिडेंट फोटोन डाला हमने, तो इस फोटोन का एनर्जी कितना था hν, ठीक है। इस इंसिडेंट फोटोन का जो अपना एनर्जी था वो hν के बराबर था, ठीक है। जब ये पड़ा इस मेटल प्लेट पे तो इसने क्या किया, अपने साथ इसके इलेक्ट्रॉन को चुरा लेगा। ये एनर्जी अपने इस यहाँ पर इस पार्टिकुलर जगह पे मेटल्स के एटम्स को उसने एनर्जी दिया, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ से निकल के फुर हो गया, ठीक है, अपने ऑर्बिट से निकल के बाहर चला गया। तो इसको हमने बोला इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये मेटल प्लेट था। अब एक फोटोन का एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। एक फोटोन का एनर्जी चाहे कितना भी हो वो कौन लेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये अपना की कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अगर इससे आप समझ गए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट में। तो एनटीए वाले इसको बहुत चाहत रखते हैं इस टॉपिक से। देखिए तो ये अपने मेटल प्लेट लगाया, हमने क्या किया, एक इंसिडेंट फोटोन किया और ये इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया। अब देखिए इसका क्या रूल होता है, किस तरीके से हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए जो एनर्जी ऑफ फोटोन था hν था, हमने डाल दिया, तो कुछ एनर्जी लगा इस इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से बाहर आने में, ठीक है। और जो बचा हुआ एनर्जी होगा
वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ से भागने की कोशिश करेगा और यहाँ से उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बचा हुआ h से मिलेगा। अब देखिए, जो फ्रीक्वेंसी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, जो भी फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसका एनर्जी हम लोग लिखते हैं h νt और प्लस काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। अब देखिए, जो मान लीजिए इसका वैल्यू 10 है, ठीक है, और इसका वैल्यू 50 है, तो इसका वैल्यू 50 है, इसका वैल्यू 10 है, तो जब ये फोटोन इस पे पड़ेगा, ये 50 वाला फोटोन इस पे पड़ेगा, तो ये 10 ले लेगा निकलने के लिए, और बाकी जो 40 बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत तेज़ी में भागेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसका जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग पता लगा सकते हैं ½ mv² से, ठीक है, यानी कि u² v² कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर u क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो जो एनर्जी बचा उसका हम लोग यूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन अपना भागने के लिए यूज करता है। ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, नहीं, जो अपना है वो अपना ही है और उसको निकल के और उसको साथ लेके भाग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं न्यू को c/λ, तो hc/λ हो जाएगा, और इसको भी hc/λ0। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी पता लगाना है, hc/λ = hc/λ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब देखिए, अगर ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा, ठीक है। अगर ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अगर ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से बड़ा होगा, मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी दिए गए ये फोटोन के फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं आएंगे। चाहे कितना भी आप फोटोन की संख्या बढ़ा लो, यहाँ पर इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाले हैं अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लाइट का फ्रीक्वेंसी, फोटोन का फ्रीक्वेंसी कम होगा तो। क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख चुका है कि ये जो W है ये वर्क फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे इस W को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी लगा उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी हमने दिया, जो काइनेटिक एनर्जी मिला इलेक्ट्रॉन को, उसको रोकने के लिए जितना हम लोग पोटेंशियल लगाएंगे, दम लगाएंगे, उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, उस कंडीशन में क्या किया हमने कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जनरेट किया ताकि उस इलेक्ट्रॉन को, निकला है जो इलेक्ट्रॉन, उसको रोका जा सके। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए हमने क्या लिख दिया, EV0, ठीक है। V0 यहाँ क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है और उसका वैल्यू हो जाएगा ½ mU²। अब E का वैल्यू से जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा, यानी कि hν = hν0 प्लस EV0। अब हम लोग hν में से hν0 अगर घटाएंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इंटेंसिटी क्या होता है। लाइट का इंटेंसिटी आपने पढ़ा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन, मान लीजिए यहाँ पे दर 1 सेकंड में 50 फोटोन यहाँ पे गिरा, इस पार्टिकुलर पॉइंट में, इस पार्टिकुलर सरफेस एरिया में 50 फोटोन गिरा, तो उसका इंटेंसिटी हो जाएगा वही 50 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन जितना इंसिडेंट करेंगे इस एरिया पर, इस वॉल्यूम पे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंटेंसिटी। क्लियर है। इंटेंसिटी क्या होगा, एक पार्टिकुलर एरिया पे या फिर वॉल्यूम पे कितने फोटोन्स गिर रहे हैं उसी को हमने क्या बोल दिया, इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसके ग्राफ पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्राफ देखिएगा, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा आपको। अब देखिए, एक तरफ हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी, और एक तरफ इंटेंसिटी रखा। इस ग्राफ को देखिएगा, तो जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं लाइट का इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ फोटोन से कोई फर्क नहीं पड़ता है काइनेटिक एनर्जी पे, केवल
फ्रीक्वेंसी से फ़र्क पड़ता है, फोटोन का फ्रीक्वेंसी कितना है उससे केवल फ़र्क पड़ता है। जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका नंबर बढ़ेगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना नंबर ऑफ फोटोन हम लोग डालेंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा किस उस सरफेस से तर जितना हम लोग इंटेंसिटी डाल रहे हैं, मतलब फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन डालते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा, ये होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर होता है। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। मान लीजिए 10 उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, हमने क्या किया 10 दे दिया और 50 60 70 हम लोग क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं। 10 चाहिए, 10 यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो यह इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। तो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई असर नहीं होगा। एक निकलना होगा तो उस फ्रीक्वेंसी, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। डिपेंड करता है किस पे, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी से क्या डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी से डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला है। क्लियर है, कांस्टेंट रहेगा। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अब ये हमेशा एप्लीकेबल होगा एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। आप समझ सकते हैं इसको कि हाइड्रोजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। तो यहाँ पर अपना कुछ स्पेक्ट्रम बने हुए हैं। ठीक है, तो ये इधर अपना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये क्या है, n का वैल्यू है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं हमारे किसमें, एटम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आता है, यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आता है, यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आता है, यहाँ से ग्राउंड स्टेट में, यहाँ से। तो ये अपना लाइमन सीरीज होता है। लाइमन सीरीज का ग्राउंड स्टेट 1 होता है, बाल्मर का 2 होता है, और ग्राउंड स्टेट जो अपना पास्चन का होता है, पास्चन का 3 होता है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ब्रैकेट का जो होता है 4 होता है, और पफंड का जो होता है 5 होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इसका सीक्वेंस याद रखिएगा। लाइमन का ग्राउंड स्टेट 1, बाल्मर का 2, पास्चन का 3, ठीक है, ब्रैकेट का 4। पफंड का नहीं याद है तो भी चलेगा। ठीक है, ये याद होनी चाहिए, लाइमन का, बाल्मर का, पास्चन का और ब्रैकेट का। ठीक है, ये तीनों सीरीज सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। लाइमन का 1 होगा, बाल्मर का 2 होगा, पास्चन का 3 होगा, ब्रैकेट का 4 होगा। पफंड का नहीं याद है तो भी आपको चलेगा। ठीक है, अब देखिए इससे हम क्या पता लगाते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए 1/λ जो होगा वो किसके बराबर होगा, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, तो जो वेवलेंथ का जो वैल्यू होगा 1/λ का वो हो जाएगा RZ², ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगर hc/λ कर दे तो hc/λ क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये hc/λ क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये हो जाएगा hc/RZ²। इधर भी hc से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी hc से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ जाएगा hc/RZ² 1/n1 का स्क्वायर बटे 1/n2 का स्क्वायर। ये ग्राउंड n1 क्या है, ग्राउंड स्टेट है, और ये जहाँ से कूदेगा उसका है। मान लीजिए 6 से कूदा तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5 से कूदा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है। जो स्पेक्ट्रल लाइन है, जो स्पेक्ट्रल लाइन बना है, ये आपको स्पेक्ट्रल लाइन दिख रहा है, इसका वेवलेंथ हो जाएगा। आर जो हो गया रीडबर्ड कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आर यहाँ पर क्या है, रीडबर्ड कांस्टेंट हो जाएगा। ये एक साइंटिस्ट था, अपने नाम पे दे दिया कांस्टेंट का वैल्यू, जो इसका वैल्यू होता है 109677 पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, रीडबर्ड कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है 109677
पर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटी पर सेंटीमीटर। इसका आप डायमेंशनल फार्मूला भी याद रखिएगा, पर सेंटीमीटर यानी कि लेंथ का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ। क्लियर है। अब देखिए N1 जो होगा लोअर एनर्जी लेवल, इसको एनर्जी लेवल बोलो या फिर सेल बोलो, जो भी बोल सकते हो। N1 जो होगा लोअर एनर्जी लेवल होगा और N2 जो होगा हायर एनर्जी लेवल होगा, जहाँ से वो कूद रहा होगा। यानी कि N1 ग्राउंड स्टेट का होगा और N2 जो होगा हाईएस्ट एनर्जी लेवल का नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ स्पीसीज। ये क्या है, जेड जो है एटॉमिक नंबर ऑफ स्पीसीज होगा, ठीक है। अब देखिए लाइमन जो होता है, लाइमन के श्रेणी में जब लाइमन स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन में बनेगा तो अल्ट्रा वायलेट रे निकलेगा, बालमन में बनेगा तो विजिबल रे निकलेगा, और पास्चन में बनेगा तो इंफ्रारेड, ब्रैकेट में भी इंफ्रारेड होगा। क्लियर है। यहाँ देखिए लेमन सीरीज, ठीक है, लाइमन नहीं लेमन सीरीज। तो लेमन सीरीज में N1 जो होगा 1 होगा, ठीक है। N1 क्या होगा, 1 होगा। तो ये 1 अपन लैम्डा करेंगे तो ये इक्वल होगा RZ², और यहाँ पर 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा -1/N2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सीधे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये आपसे सीधे वैल्यू पूछा जाएगा, आप याद रखिएगा। बालमर में भी उसी तरह से N1 के जगह पे 2 का स्क्वायर कर देंगे। पास्चन में भी ग्राउंड स्टेट जो होगा 3 होगा और 3 का स्क्वायर कर देंगे। वैसे ही ब्रैकेट में भी 4 होगा, ब्रैकेट का N1 क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पे 4 रख देंगे और ये हम वैल्यू इजीली पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लैम्डा क्या होता है, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, एनर्जी गैप के, सॉरी लैम्डा जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी गैप, ठीक है। यानी कि एनर्जी गैप अगर बढ़ता है तो लैम्डा घटेगा, ठीक है। एनर्जी गैप अगर आप बढ़ा रहे हो तो वेवलेंथ जो होगा, स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ जो होगा वो कम होगा, ठीक है। और जब एनर्जी गैप कम करोगे तो वेवलेंथ जो होगा वो बढ़ता जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, यानी कि वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए, उस स्पेक्ट्रल लाइन का मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एनर्जी गैप होगा वो मिनिमम रखेंगे, ठीक है। और मिनिमम कब होगा, तो N1 N होगा तो N2 जो होगा N+1 होगा, क्योंकि N1 से ग्राउंड स्टेट से एक ज़्यादा होगा। ग्राउंड स्टेट जैसे लाइमन का ग्राउंड स्टेट 1 है तो उसका मैक्सिमम अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो N2 को 2 रख देंगे तो हमें मिल जाएगा मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। उस स्पेक्ट्रम लाइन जो बनेगा उसका मैक्सिमम हमें वेवलेंथ मिलेगा। कब, जब हम लोग एनर्जी गैप यानी कि N का वैल्यू मिनिमम रखे हैं, ठीक है। जब लाइमन सीरीज का देखो, लाइमन सीरीज का 2 है, ठीक है, और N1 1 है, यानी कि N1 N हो गया यानी कि 1 हो गया। तो N2 यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 + 1 किया है, 1 + 1 किया है तो 2 आया है, ठीक है। अब मिनिमम अगर हमें निकालना है वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो हमने क्या किया है, मिनिमम वेवलेंथ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/ΔE के। ΔE यानी कि एनर्जी गैप। अगर एनर्जी गैप मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, N1 1 लिया था और N2 2 लिया था। यहाँ पर मैक्सिमम के लिए N2 क्या ले लेंगे, इनफाइनाइट। तो N2 जब इनफाइनाइट लेंगे तो लैम्डा जो होगा, जो वेवलेंथ होगा वो सबसे कम मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बन सकते हैं, इसका फॉर्मूला है। इससे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा ग्राउंड एनर्जी लेवल से nth एनर्जी लेवल, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना हो जाएगा, n × n-1/2, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलेगा कब, जब ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऊपर के तरफ nth एनर्जी लेवल में। क्लियर है। अब n लाइमन के लिए पूछेगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, 7 से कूदा तो यहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हैं। ग्राउंड स्टेट क्या होगा, 1 होगा, और जो एक्साइटेड स्टेट होगा वो 7 से 7 होगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख के इजीली नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा N2 से nth तक, ठीक है, N1 तक एनर्जी लेवल, मतलब N2 ऊपर से नीचे की तरफ जंप करेगा तो N2 - N1 करेंगे और ये ब्रैकेट में फिर N2 - N1 + 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। कब, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ जंप करेगा। तो
और यहाँ पर क्या है, ग्राउंड यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जंप कर रहा है, तो n इंटू एन माइनस 1, ठीक है, बटे 2। अब देखिए जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और nth एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल पे कूदेगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ कूदेगा, तो जो हमारा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होगा वो n-1 के बराबर होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा जो जंप करेगा nth एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल पे, तो उसका जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होगा वो n-1 होगा। इस पे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, उसके हम एनर्जी को देखते हैं कि उसके अंदर कितना एनर्जी है। कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो देखिए एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, तो हम लोग इनफाइनाइट पे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इस एटम के लिए ये पॉइंट इनफाइनाइट होगा। एटम का साइज यहीं तक है, एटम का खींचने की क्षमता यहीं तक है, और ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुका है। इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता इस एटम के पास 0 हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 0 मान के चलते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। इनफाइनाइट पे एटम से इनफाइनाइट स्टेज क्या होगा, उसके सबसेल से बाहर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, याद करो मेरे साथ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमने जब डिराइव करके निकाला तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर के बराबर होता है। ये जेड होता है एटॉमिक नंबर, किस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, एन का वैल्यू वही होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में काउंट करते हैं। हमेशा टोटल एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रॉन के टोटल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में काउंट कर सकते हैं। अगर जूल में भी काउंट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे इस वैल्यू से, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी किसमें, जूल पर एटम में मिल जाएगा। क्लियर है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए -13.6 इंटू जेड स्क्वायर उसका एटॉमिक नंबर से, और जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है 1 2 3 4 n का वैल्यू हो सकता है यहाँ पे, तो उसको स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल एनर्जी मिल जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के बराबर होता है। यानी कि इसको जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिल जाएगा क्या, टोटल एनर्जी। क्लियर है। आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर एन का वैल्यू घटेगा तो हमारा टोटल एनर्जी बढ़ सकता है। एन का वैल्यू हम बढ़ा दें तो टोटल एनर्जी जो होगा घट जाएगा। क्लियर है। अब पोटेंशियल एनर्जी 2T मतलब टोटल एनर्जी में 2 गुना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के 2 गुना होता है, मतलब जितना टोटल एनर्जी होगा उससे आधा पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी के 2 गुना होता है। अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, यानी कि -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको टोटल एनर्जी दे के पोटेंशियल एनर्जी पूछ देगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दिया और जेड का वैल्यू नहीं दिया, एन का वैल्यू दे दिया तो आप निकाल सकते हैं इजीली जेड का वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ये होता है KZE स्क्वायर बटे R, ठीक है। ये अपना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर KZE स्क्वायर 2R, ठीक है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाफ होगा किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होगा पोटेंशियल एनर्जी के आधा होगा। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो रिवॉल्व कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन वो किसके बराबर होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगा। कब, किस केस में, इसमें मोड लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे हम लोग, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के टोटल एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि इक्वल होगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के बराबर होगा। क्लियर है।
अब देखिए अगर हमें कंपैरिजन करना है, एक एटम में हमें कंपैरिजन करना है किसका, एक एटम में हमें कंपैरिजन करना है, 2n के वैल्यू दिया हुआ है, 2n के वैल्यू दिया हुआ है और उसमें एनर्जी का कंपैरिजन करना है तो E1/E2 हो जाएगा N2/N1। यहाँ देखो यहाँ पे n जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो जहाँ पे E1 होगा वहाँ पे N2 होगा और जहाँ पे E2 होगा वहाँ पे N1 होगा। देखो इसके नीचे ये है और इसके ऊपर ये है, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसीलिए ऊपर नीचे हो जाता है। डायरेक्टली होता तो इसके सामने N1 आता और इसके सामने N1 आता। क्लियर है। और जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे, देखो यहाँ पे स्क्वायर में है ना, तो ये टोटल का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा एनर्जी रेशियो। जब हम लोग दो सेल के बीच हम लोग एनर्जी रेशियो निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से निकालेंगे और ये सेम एटम के लिए होगा क्योंकि जेड का वैल्यू अब जब हम लोग डिवाइड करेंगे ये सारे तो कांस्टेंट है, कट जाएंगे। तो जब हम लोग जेड का वैल्यू भी सेम एटम के लिए सेम ही होगा, जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 होगा तो दोनों हाइड्रोजन के लिए 1 ही होगा। तो यहाँ पर सेम एटम होगा तो ये कट जाएगा और जो एनर्जी का रेशियो आएगा ऑर्बिटल के ऑर्बिट के बीच वो हमारा ये आएगा। जब हम लोग डिफरेंट एटम लेंगे तो क्या करेंगे, E1/E2 जब हम लोग रेशियो निकालेंगे एनर्जी रेशियो तो ये वाला वैल्यू तो ऐसे रहेगा और Z1 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z, तो यहाँ पर देखिए E1 के सामने Z1 आया है और E2 के सामने Z2 आया है। इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हमें कंपैरिजन कर सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एटम विथ डिफरेंट एनर्जी लेवल, यानी कि ऑर्बिट डिफरेंट ऑर्बिट से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए टोटल एनर्जी ऑफ एन एनर्जी लेवल, किसी भी एनर्जी लेवल यानी कि n का, ठीक है, n का टोटल एनर्जी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो E1 जो होगा, ठीक है, E1 का वैल्यू जो होगा -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर। अब देखिए n का वैल्यू यहाँ पे और z का वैल्यू दोनों का 1 लिए हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन का मास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है और n का वैल्यू भी हमने क्या ले लिया है यहाँ पे 1। तो जो हमारा H एटम के लिए जो एनर्जी आया है वो आया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कब, जब हमने n का वैल्यू 1 लिया है, z तो हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब देखिए एनर्जी ऑफ पॉसिबल ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट का पॉसिबल एनर्जी अब यहाँ से क्या होगा, ठीक है। n यहाँ पे n अगर हम लोग n का वैल्यू बढ़ेगा और जो E1 है ये तो बढ़ेगा नहीं, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पर n का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। 1 क्यों सेम रहेगा, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है किसका, हाइड्रोजन का। तो इससे हम लोग एनर्जी का पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्बिट में कितने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे N1 है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आया है। अब N2 लिए हैं, ये वाला वैल्यू 2 लिए हैं, मतलब कि दूसरा ऑर्बिटल लिए हैं, तो ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। N3 लिए हैं तो ये 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आया है। अब देखिए एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या होगा, इमिटेड फोटोन का एनर्जी क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो फोटोन रिलीज करता है, यानी कि एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में तो फोटोन रिलीज करेगा और उस फोटोन का जो एनर्जी होगा, इमिटेड फोटोन का जो एनर्जी होगा वो डेल्टा ई के बराबर होगा, यानी कि इसका एनर्जी में से इसके एनर्जी को माइनस करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन, मतलब जो फोटोन निकलेगा वो। यानी कि हमें इससे ये पता लगा जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदता है तो एनर्जी रिलीज करता है और जब ग्राउंड स्टेट से ऊपर की तरफ जाता है तो एनर्जी कंज्यूम करता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, देखिए U बराबर होता है 2.188 इंटू 10⁻⁸ Z/10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू याद रखिएगा, U रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो होगा 2.188 इंटू 10⁻⁸ Z/10 होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड में होगा, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में होगा। अब देखिए U जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है N का, N का वैल्यू बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम होगा और Z का वैल्यू बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अब देखिए दो
एटम के बीच, एक एटम के बीच अगर हम लोग उसके ऑर्बिटल्स के बीच कंपेरिजन करें वेलोसिटी का, तो ये n2/n1 होगा, u1/u2 होगा तो n2/n1 होगा। देखिए इन्वर्सली में है तो ये ऊपर n2 चला जाएगा, n1 नीचे होगा, ठीक है। अब डिफरेंट एटम के लिए जब काउंट करेंगे तो n2/n1 इंटू z1/z2, देखिए z2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर होगा, u1 के जगह पे z1 होगा, z2 जो होगा u2 के जगह पे होगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कंपेरिजन मिल जाएगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का किसके बीच, तो दो एटम्स के, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच का जो वेलोसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, याद रखिएगा। अब देखिए टाइम पीरियड क्या होगा, जो रिवॉल्व कर रहा है वो कितने टाइम में एक चक्कर लगाएगा, वो होगा 1.5 इंटू 10⁻⁻16 n³ सेकेंड में होगा, ठीक है। देखिए टाइम पीरियड, एक चक्कर न्यूक्लियस का एक चक्कर जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन कितने समय में लगाएगा, वो अपना ये वैल्यू होगा 1.5 इंटू 10⁻⁻16 n² पर सेकेंड होगा। अब देखिए T1/T2 अगर सेम एटम के लिए काउंट करते हैं तो n1/n2 का होल क्यूब में होगा। यहाँ पर देखिए T जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n³ के, ठीक है। तो यहाँ पर n1 आएगा, n2 आएगा। देखिए डिफरेंट एटम्स के लिए T1/T2 जो होगा n1/n2 का होल क्यूब, Z2/Z1 का होल स्क्वायर होगा, डिफरेंट एटम्स के लिए। क्लियर है। अब शुरू करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। ये ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स को डिनोट करता है। देखिए लैम्डा जो होगा h/p के बराबर होगा, यानी कि h/mu यानी कि ये u क्या है, वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि h/2m इंटू के काइनेटिक एनर्जी, या फिर h/2q v0m, या फिर h/2m h⁻⁻, ठीक है। ये उसी के लिए बात हो रहा है। h क्या होगा, प्लांक्स कांस्टेंट होगा, m क्या होगा, मास ऑफ पार्टिकल्स होगा, कोई भी जो पार्टिकल्स है रिवॉल्व कर रहा है उसके मास के बारे में बताया गया, q जो पार्टिकल्स है उसका चार्ज के बारे में बताया गया है, k काइनेटिक एनर्जी है, और फ्रीक्वेंसी है क्या, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और न्यू0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और v0 क्या है, स्टॉपिंग वोल्टेज है। तो यहाँ पर न्यू यहाँ पे है, और ये याद रखिएगा ये u है, ये p बराबर m भी होता है ना, तो ये भी है, ठीक है। तो ये अपना डी ब्रोगली वेवलेंथ आया, ठीक है। ये इक्वेशन आया लैम्डा यानी कि वेवलेंथ निकालने का, प्लैंक्स कांस्टेंट बटे p मोमेंटम, यानी कि h/mu इक्वल होगा h/2m इंटू के, ठीक है, या फिर h/2q v0m, ठीक है, या फिर h/2m h⁻⁻⁻0, ठीक है। ये रूट अंडर होगा। क्लियर है। अब देखिए ये कोई nth ऑर्बिट है, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वेव के फॉर्म में रिवॉल्व करता है, ठीक है। और वेव का जो वेवलेंथ था, तो टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ फॉर एक साइकिल के लिए टोटल नंबर ऑफ जो वेवलेंथ होगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर होगा। ऑर्बिट का नंबर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ लैम्डा 3 हो जाएगा, ऑर्बिट का नंबर 5 है तो टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ 5 हो जाएगा एक साइकिल में, ठीक है। जैसे कि थर्ड में है तो वेवलेंथ का एक साइकिल का जो है थर्ड हो जाएगा। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला है 2π Rn इक्वल टू n इंटू लैम्डा। यहाँ पे Rn क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, जो जिसका निकाल रहे हैं, ठीक है, उसका हम लोग रेडियस लेंगे, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस लेंगे और उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू लैम्डा से, तो ये हमारा निकल जाएगा क्या, रेडियस ऑफ वेवलेंथ निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक। अब देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशंस को निकालते हैं। तो देखिए ये क्या है, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा h/4π, ग्रेटर होगा या फिर बराबर होगा, इससे h/4π से कभी कम नहीं होगा। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम लोग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी करते हैं, p बराबर m भी होता है, तो m इधर लाते हैं तो h/4π m हो जाएगा, या तो इसके बराबर होगा या इस ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्सपोजिशन इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन का, तो ये कितने का बराबर हो जाएगा, h/4πm के बराबर होगा। अब इस पे न्यूमेरिकल आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अब बढ़ते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।
अब इसका वेव इक्वेशन से हमें बहुत कुछ पता लगा। श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन बनाया था, उसका जो बेस था इलेक्ट्रॉन एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किसमें, एटम्स के अंदर। तो इसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो था साई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन साई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी WT, ठीक है, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। जब इसका सॉल्यूशन किया श्रोडिंगर ने तो इसका एक रियल वैल्यू आया साई का और एक इमेजिनरी वैल्यू आया साई का है, जिसमें एक्स नॉट कंसाइडर, एक्स एक्सिस उसमें कंसाइडर हम लोग नहीं कर रहे थे, वेव के फॉर्म में था तो उसके वेव जो था एक्स एक्सिस में था तो उसको हम लोग कंसाइडर नहीं कर रहे थे, जो कि इमेजिनरी वैल्यू था साई का। अब देखिए जो रियल था उसी को हम लोग लेके आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रियल के केस में एक आया रियल फंक्शन और एक आया रियल वैल्यू ऑफ साई, ठीक है, एक आया रियल फंक्शन और एक आया रियल वैल्यू ऑफ साई, ठीक है। अब देखिए रियल फंक्शन को अगेन हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, एक था रेडियल फंक्शन और एक था एंगुलर वेव फंक्शन। जब हम लोग सॉल्व करते गए हैं तो रियल फंक्शन जो आया था वो अगेन हमें 2 पार्ट्स में बटा हुआ मिला, एक था रेडियल फंक्शन और दूसरा था एंगुलर वेव फंक्शन यानी कि थीटा फाई, ठीक है। अब रेडियल फंक्शन जो था रेडियस पे डिपेंड कर रहा था और एंगुलर वेव फंक्शन जो था थीटा फाई पर डिपेंड कर रहा था यानी कि एंगल पर डिपेंड कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर साई का वैल्यू, रेडियल फंक्शन में साई का वैल्यू एक जगह 0 के बराबर नहीं आया और एक जगह साई का वैल्यू एक जो आया, जो साई का वैल्यू वो 0 के बराबर आया। यहाँ पर भी एंगुलर वेव फंक्शन में जब हमने निकाला तो साई का वैल्यू 0 के बराबर नहीं था और साई का वैल्यू एक जगह पे 0 के बराबर था। ये फुली मैथमेटिक्स के द्वारा ये सॉल्व किया गया था, ये इक्वेशन क्लियर है। देखिए साई जहाँ पे 0 था उसको अब हम लोग लेके चलते हैं, साई जहाँ पे 0 इसको भी छोड़ देंगे हम लोग, इसको भी छोड़ देंगे। तो देखिए रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड ये था, साई जहाँ पे 0 था, रेडियल फंक्शन साई जहाँ पे 0 था वो रेडियल नोड का फॉर्मेशन कर रहा था या फिर स्फेरिकल नोड का फॉर्मेशन कर रहा था। यहाँ पर एंगुलर वेव फंक्शन साई जहाँ पे 0 था वहाँ पर एंगुलर नोड का फॉर्मेशन कर रहा था या फिर प्लेनर नोड का फॉर्मेशन कर रहा था। ये ऑर्बिटल्स के अंदर बन रहा था, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स के अंदर बन रहा था और ये 2 ऑर्बिटल्स के बीच में बन रहा था। कौन सा नोड, एंगुलर वेव फंक्शन जो होगा वो एंगुलर नोड का फॉर्मेशन करेगा और किसके बीच बनेगा, 2 ऑर्बिटल्स के बीच बन रहा होगा। जो रेडियल नोड होगा वो 2 ऑर्बिटल्स के अंदर बनेगा। अब देखिए अगर हमें रेडियल नोड चाहिए तो नंबर ऑफ रेडियल नोड बराबर n माइनस l माइनस 1 के बराबर होगा, यानी कि n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर और 1 है ये, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। और नंबर ऑफ प्लेनर नोड, ये इसको हम लोग प्लेनर नोड भी बोलते हैं, और ये l का वैल्यू जितना आएगा उतना नंबर ऑफ प्लेनर नोड होगा, ठीक है। और टोटल नोड एक इलेक्ट्रॉन का देखा जाए, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, तो n माइनस l माइनस 1 प्लस l होगा और ये l और ये l कटेगा और ये इक्वल हो जाएगा n माइनस 1, यानी कि टोटल नोड कितना आया, नोड का वैल्यू n माइनस 1 के बराबर आया था। जब हमने सॉल्यूशन किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का तो हमें मिला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सारे सॉल्यूशन थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, क्लियर है। लेकिन एक और क्वांटम नंबर था स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे आधारित नहीं था, उसका सॉल्यूशन नहीं था, क्लियर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका डिनोशन देखा जाए प्रिंसिपल को n से डिनोट करते हैं, एजीमुथल को l से और मैग्नेटिक को m से, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है, सिमिलर टू बोर ऑर्बिट, जो बोर ऑर्बिट था n का वैल्यू था 1 2 3 4 5 6 7, उसी पर आधारित था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसी को बोलते हैं। ये साइज ऑफ एटम्स को बताता है, कितना साइज ऑफ एटम, n का वैल्यू 7 होगा तो साइज बड़ा होगा, n का वैल्यू 3 होगा तो साइज छोटा होगा, n का वैल्यू 1 होगा तो उससे भी कम साइज का होगा एटम। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकता है। ये एन का वैल्यू हम लोग रख के वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी लेवल निकाल सकते हैं। एन का वैल्यू 1 2 3 4 होगा, कभी ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा, कभी नेगेटिव में नहीं होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव वैल्यू इसका नहीं होगा, क्लियर है।